नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। कहते हैं फ्रेंड्स, कामयाबी मुझे मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन मैं मेहनत ही नहीं करूं ये गलत बात है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने पेडागोगी मैथमेटिक्स 2017-19 का लेकर जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पूरे ऑपरेशन का एक क्लासेस रहेगा जो कि आज आप लोगों को परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, देखिए, बेलन का आयतन निकालने का सूत्र लिखें। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इजीएस्ट है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। यानी कि इसे आप लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच लिख सकते हैं। क्लियर ना। अब देखिए, मैं यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा और क्वेश्चन बताता हूँ। अगर बोलता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वही बोलता है शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यानी यहाँ से मैं आप लोग को 3 क्वेश्चन बताने का प्रयास किया हूँ। क्लियर है ना। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं पढ़ता हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। निम्नलिखित में कौन त्रिकोणमिति के जनक माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति का जो जनक होता है हाइपरकस को कहते हैं। किसे कहते हैं, हाइपरकस को कहते हैं। अगर बोले त्रिकोणमिति क्या होता है, तो देखिए, द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज त्रिकोणोमेट्री। यानी कि त्रिभुज के कोनों का मापन ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक है। अब लिखिए, पाइथागोरस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले गणित की उत्पत्ति के बारे में पाइथागोरस महोदय ने बताया था। और उनका एक फार्मूला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी हाइपोटेनस जो होता है ना, समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होता है, यानी कि कर्ण। ये पाइथागोरस ने प्रमेय ने बताया था, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूटन्स ने भी गणित के बारे में कुछ कुछ नियम दिए। लेकिन फाइनली तौर पे आइंस्टीन, तो आइंस्टीन का एक नियम था फ्रेंड्स, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये भी आप लोग नियम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ, क्या लिख रहा। तो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सही है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर देखिए, कौन सा सूत्र सही है। तो हम लोग ये जानते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो पी बाय एच लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं मूव ऑन करता हूँ क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही क्या है, मूव ऑन स्टडी, ठीक है। तो चलिए, तो देखता हूँ क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो इसका फॉर्मूला हो गया साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच हो गया, ठीक है। और अगर आप लोग को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बढ़ता हूँ। निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ही बताया, सबसे बड़ी भुजा होती है हाइपोटेनस। यानी इसका जो इसका ये सही आपका, ये भी सही, ये भी सही। यानी ऑप्शन नंबर डी गलत है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि देखिए, इसका जो सूत्र होता है वह हमेशा माइनस में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं मूव ऑन करता हूँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ता हूँ। निम्नलिखित कौन समस्या समाधान विधि से संबंधित संदर्भित है। तो बाल केंद्रित हो जाएगी। नेक्स्ट ग्रुप बी में आता हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली, मैं इसके पूरे बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें केवल 2 क्वेश्चन बताने। तो चलिए मैं आता हूँ हाउ डू, देखिए पहला क्वेश्चन भी, कक्षा कक्ष में निर्देशन के लिए विषय सूची का चुनाव आप कैसे करेंगे। नेक्स्ट, न्यूनतम मूल्य वाले शिक्षण सामग्री का उपयोग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, हम लोग यहाँ पे जानना चाहेंगे शिक्षण सामग्री के बारे में होता क्या है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप लोग रूबरू होंगे शिक्षण सामग्री से। मैं उसके बारे में बिल्कुल फ्रेंड्स, आप लोग याद रखेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री के लिए सबसे न्यूनतम मूल्य वाले बोले ना। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ शिक्षण सहायक सामग्री में। तो फ्रेंड्स, इसमें जो होते हैं, सबसे पहले होते हैं श्रव्य दृश्य संसाधन। क्या होता है फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ। श्रव्य दृश्य साधन होते हैं। अब ये हम लोग जानना पड़ेगा श्रव्य दृश्य साधन किसे कहते हैं। तो देखिएगा, श्रव्य दृश्य सामग्री या साधन वह है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, और कानों से उसकी ध्वनि को सुन सकते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं श्रव्य संसाधन या फिर सामग्री, ठीक है। अब फ्रेंड्स, इसके मेनली 2 प्रकार होते हैं। इसे 2 प्रकार में बांटा गया। तो एक होता है फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहले एक होता है प्रोजेक्टेड के रूप में आता है। यानी कि एक हम लोग लिख सकते हैं प्रक्षेपित सामग्री। देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है फ्रेंड्स प्रक्षेपित सामग्री, एक होता है अप्रेषित सामग्री। तो प्रक्षेपित अप्रेषित के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, किसे नहीं कहते लेकिन आ सकता है, इसका एग्जाम्पल दे। तो प्रक्षेपित सामग्री उस सामग्री को कहते हैं जो प्रोजेक्टेड के रूप में होता है। जैसे स्लाइड प्रोजेक्टर लिख सकते हैं, फिल्म पट्टिका प्रेक्षक लिख सकते हैं, OHP भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ सकता है OHP क्या है। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में आ सकता है, फिर चलचित्र आ सकता है, यानी जो चलते रहता है, यानी चलचित्र के बारे में लिख सकते हैं, लूप लिख सकते हैं। ये सब आ सकता है आपका प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप प्रेक्षित के अंतर्गत आ जाएगी आपका श्यामपट्ट आ जाएगा, चॉकबोर्ड आ जाएगा, उसके बाद चार्ट पेपर आ जाएगा, रेखा चित्र आएगा, सूचना बोर्ड आ जाएगा, मॉडल आ जाएगा, फिर CCTV कैमरा आ जाएगा, टीवी हो गया, CD हो गया, वीडियो हो गया, रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया। ये सभी चीज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो मेनली फ्रेंड्स, हम लोग इसमें क्या बोल रहा, न्यूनतम मूल्य वाले। तो फ्रेंड्स, हमें हमें ऐसा लगता है सबसे जो सस्ता जो प्राप्त होता है न्यूनतम मूल्य वाले ना, तो सबसे सस्ता अगर प्राप्त होता है, हमें लगता है श्यामपट्ट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो श्यामपट्ट प्राप्त होता है। तो चलिए कुछ ऑपरेशन करते हैं श्यामपट्ट के बारे में, क्योंकि श्यामपट्ट जानना बहुत जरूरी थी। तो फ्रेंड्स देखिए, श्यामपट्ट जो था शिक्षा साधन की सबसे सबसे पुराना और पौराणिक विधि है।
तो फ्रेंड्स ये होता क्या, देखिए सबसे पहले इसके लिए आवश्यक सामग्री बता रहा हूँ। तो इसके लिए पहला आवश्यक सामग्री जो होती है श्यामपट्ट के लिए वो होती है चौक। क्या होती है फ्रेंड्स? चौक होती है, फिर होती है डस्टर होती है, फिर होती है इसमें पॉइंटर होती है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में इसका शेप बताता हूँ। इसका शेप क्या होता है यानी आकार। तो फ्रेंड्स इस देखिए सबसे छोटा जो होता है यानी कि श्यामपट्ट का जो सबसे छोटा आकार होता है उसका जो वैल्यू होता है वह 2.5 फीट से लेके 3.5 फीट होता है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, और जो हाइस्ट होती है वो हाइस्ट जो होती है फ्रेंड्स वो 8 से लेकर 5 से 8 होती है, 5 × 8 फीट होती है। और नॉर्मल वे में हम लोग जो यूज करते हैं यानी कि नॉर्मल जो बोर्ड होती है उसका जो वैल्यू होता है 6 × 4 फीट का होता है, इसे याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में कुछ प्रकार बताते हैं क्योंकि आप लोगों को पूरा लिखना है इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए प्रकार के बारे में सबसे पहले आप लोग देखे होंगे दीवार पर जुड़े श्यामपट्ट, पहला लिख सकते हैं दीवार पर जुड़े श्यामपट्ट। फिर दूसरा देखोगे स्टैंड पर कसे हुए श्यामपट्ट, तो दूसरा लिख सकते हैं स्टैंड पर कसे हुए श्यामपट्ट। तीसरा लिख सकते हैं छोटी लकड़ी के बने पोर्टेबल श्यामपट्ट। और चौथा लिख सकते हैं लपेटने वाले रोलर वाले बोर्ड। ठीक है, इस प्रकार आप लोग 4 लिख सकते हैं। क्लियर है ना? अब देखिए इसकी घटक, तो इसका घटक सबसे पहले फ्रेंड्स लेख स्पष्ट और पढ़ने लायक होनी चाहिए, अच्छा सीधी होनी चाहिए, शब्दों के बीच की दूरी हमेशा समान होनी चाहिए, अनावश्यक बातें को हमेशा मिटा देनी चाहिए, चित्रों को रंगीन चौक से लिखी जानी चाहिए। ये इसकी घटक हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स अब देखिए इसमें और भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए श्रव्य इसके बारे में बता रहा था। अब देखिए इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं मॉडल के बारे में भी। तो मॉडल का भी प्रयोग काफ़ी ज़्यादातर में किया था, तो मॉडल के बारे में आप लोग पूरे नस्ते नाबूद करके लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले मॉडल क्या होता है ना, किसी परिस्थितियों में मॉडल का प्रतिरूप को प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, मॉडल से छात्रों का ज्ञान अस्थायी और स्पष्ट होता है। मॉडल से छात्रों का जो ज्ञान होता है ना वो अस्थायी और स्पष्ट हो सकता है। गणित विषय के शिक्षण में जैसे आयताकार हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, त्रिभुज आदि का मॉडल दिखाकर शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस मॉडल के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मॉडल से विद्यार्थियों के, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, मॉडल से विद्यार्थियों के मस्तिष्क में वास्तविकता का चित्र अवश्य ही खींचा जाना चाहिए। ठीक है, और यह ज्ञान देखिए मॉडल जो है ना वह ज्ञान को स्पष्ट एवं अस्थायी बनाने में सहायक होती है। फिर छात्रों से मॉडल बनवाने में उसमें रचनात्मक शक्ति का विकास होती है। उसके साथ साथ देखिए इससे पाठ का विकास सही दिशा में संभव होती है। तो ये सारी चीज़ लिख सकते हैं आप लोग। और उसके साथ साथ इसके प्रयोग से छात्रों में दृश्य इंद्रिय एवं श्रवण इंद्रिय दोनों क्रियाशील रहती है। ठीक है, और इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं चित्र या फिर चार्ट पेपर या चित्र चार्ट सब कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चित्र एवं चार्ट पेपर के बारे में लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, यह पाठ्य वस्तु को स्पष्ट बनाने में सहायक होती है। इसके प्रयोग से छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है ना? इसका प्रयोग कोण हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया आदि के चित्रों के माध्यम से स्पष्ट रूप से किया जाता है। क्लियर है ना? तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं जो कि हमारे एक न्यूनतम मूल्य वाले शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक इज़ द वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग सोशल इन मैथमेटिक्स। तो देखिए मैं अब टेक्स्ट बुक के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक होता क्या, देखिए पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। पाठ्यक्रम होता क्या फ्रेंड्स, तो हम लोग जानना चाहेंगे पाठ्यक्रम के बारे में क्या होता है। तो आप लोग को बिल्कुल पता होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे पाठ्यक्रम होता क्या। देखिए पाठ्यक्रम, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी क्वेश्चन जो एग्जाम में हमें लगता बनता है। तो पाठ्यक्रम का इंग्लिश वर्ड सबसे पहले हम जानना चाहेंगे फ्रेंड्स, जिसका इंग्लिश वर्ड है क्यूरिकुलम। क्या होता है फ्रेंड्स? क्यूरिकुलम। तो क्यूरिकुलम एक हिंदी रूपांतर, देखिए अंग्रेजी भाषा में क्यूरिकुलम हिंदी रूपांतर पाठ्यक्रम इसका होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? पाठ्यक्रम होता है। यह लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। क्या होता है? दौड़ का मैदान। अर्थात पाठ्यक्रम दौड़ का वह मैदान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कनिंघम जो कि काफ़ी फेमस थे, तो कनिंघम के अनुसार आप लोग लिख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ। कनिंघम के अनुसार पाठ्य पुस्तक जो है ना शिक्षक के हाथ का एक साधन है जिससे वह शिक्षार्थी को अपने अनुसार ढाल देते हैं। क्लियर है ना? नहीं तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं ना, पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी के वे समस्त अनुभव होते हैं जिससे वे कक्षा में, प्रयोगशाला में, पुस्तकालयों में, विद्यालयों में होने वाली समस्त क्रियाओं को चर्चा करते हैं या फिर उससे विचारों को आदान प्रदान के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ये सारी चीज़ आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए हम लोग को मेन क्वेश्चन बोल रहा फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम अधिगम संसाधन का सर्वोत्तम साधन है, कैसे? तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे पाठ्यक्रम के बारे में। तो पाठ्यक्रम के बारे में देखिए सबसे पहले पाठ्यक्रम, देखिए इसके बारे में बता रहा हूँ। पाठ्यक्रम की अगर जब तैयारी किया था यानी पाठ्यक्रम जब भी बनाया था ना, तो उसका सबसे पहले एक आधारभूत ज्ञान होनी चाहिए, सिद्धांत होती है तथा उसको तथ्य को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। ठीक है,
ये कक्षा का देखिए पाठ्यक्रम जब भी बनाई जाती है ना तो वह कक्षा के स्तर को देखकर बनाई जाती है और वह सरल से जटिल की ओर ले जाती है। पाठ्यक्रम हमेशा सरल से जटिल की ओर ले जाती है। वह उदाहरण पेश किया जाता है ताकि बच्चों को रूबरू हो सके। पाठ्यक्रम में बहुत सारे पाठ्यक्रम जो होता है ना वह चित्र रूप से बताते हैं ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। पाठ्यक्रम में दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले पाठ का होना जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कुछ और बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, इसकी उपयोगिता के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो इसकी उपयोगिता बारे में लिख सकते हैं, विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक बहुत ही उपयोगिता होती है। देखिए पहला, कक्षा में अध्यापन के लिए। फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे विद्यार्थियों के लिए कक्षा में अध्यापन के लिए बिना पाठ्य पुस्तक का कोई सरल नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ये लिख सकते हैं। देखिए जब शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं तो वे कुछ बातों को भूल जाते हैं। जब शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं तो वह कुछ बातों को भूल जाते हैं, वे छूट जाती है। तब छात्र पाठ्य पुस्तक को पढ़कर इस कमी को दूर कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए जब कक्षा में पढ़ाई हो रहा है यानी कि पढ़ाने का स्तर, शिक्षक द्वारा पढ़ाए प्रश्न जटिल हो सकते हैं। वे उस प्रश्न पुस्तकों में सुगम एवं सरलता से समझाए गए प्रश्नों को समझा सकते हैं। ठीक है, फिर फ्रेंड्स आप लोग लिख सकते हैं इसका उपयोगिता। देखिए इसका उपयोगिता लिख सकते हैं लक्ष्य के लिए, यानी कि पाठ्य पुस्तक से छात्र को यह पता चलता है कि कौन कौन पाठ हमें पढ़ने हैं। जब छात्रों को लक्ष्य पता चल जाता है तो वो अपने पढ़ने में रुचि जागृत करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए सचित्र पुस्तक के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, सचित्र पुस्तक जो पाठ्य लिखकर समझाया जाता है, जो पाठ्यक्रम लिखकर समझाए जाते हैं उनके स्थान पर उन्हीं पाठों को सचित्र समझाए जाएँ। ठीक है, फिर सरल भाषा पुस्तकें होनी चाहिए। इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं इसके बारे में पूरा का पूरा। ठीक है, अब देखिए पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं एवं गुण बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, गणित की पाठ्य पुस्तकों में गणित का आधारभूत ज्ञान जैसे सिद्धांत, मुख्य ज्ञान, तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये कक्षा का स्तर को देखते हुए अधिक जटिल नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर पाठ्य पुस्तक जब किसी कक्षा के लिए तैयार की जाती है तो सबसे पहले उस कक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यक्रम के पश्चात पाठ्य पुस्तक का चयन करना चाहिए। ठीक है, ये होनी चाहिए। फिर हमेशा कंसेप्ट के रिलेटेड होने चाहिए। और तो और फ्रेंड्स पाठ्य पुस्तक में विषय सामग्री उच्च कोटि की होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आप लोग ये भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में कि पाठ्य पुस्तक में नवीन आविष्कारों तथा समय के अनुकूल होने चाहिए। जैसे दशमलव हो गया, दशमलव प्रणाली, नापतोल आदि का समावेश होने चाहिए। क्लियर है ना। और पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त कागज़ अच्छी होनी चाहिए, यानी लिख सकते हैं पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त जो कागज़ यूज होते हैं, कागज़ अच्छी होनी चाहिए और छपाई भी स्पष्टतापूर्वक होनी चाहिए। छपाई और कागज़ भी अच्छी होनी चाहिए। फिर शिक्षक को चाहिए कि वह अच्छी पाठ्य पुस्तक जिसमें संपूर्ण सामग्री विस्तृत रूप हो तथा प्रश्नों का चयन आधुनिक परिवेश में उसका चयन करना चाहिए था। फिर शिक्षक ही अच्छी पुस्तक को चयन कर सकता है। तो इस प्रकार आप लोग इसके बारे में लिख कर बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया फ्रेंड्स आप लोग के बारे में बताने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो गणित शिक्षा में किसी एक विधि का वर्णन करें। तो फ्रेंड्स गणित शिक्षा में सबसे पहले किसी एक विधि का वर्णन करना आप लोगों को। तो आप लोग कौन सा विधि का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा विधि। तो विधि का क्यों यूज करता है शिक्षक, किसी भी विधि का क्यों यूज करता है। देखिए आप लोग के बारे में सबसे पहले मैं बताता हूँ एक कोई विधि क्या होता है। सबसे पहले विधि, तो विधि का शिक्षक इसलिए करता है ना, सबसे पहले वो प्रेरणा देने के लिए करते हैं। ठीक है, फिर फ्रेंड्स समस्या प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, उदाहरण देना होता है ना। फिर परख का प्रयोग के लिए किया जाता है। अब देखिए तो फ्रेंड्स सबसे अच्छा अगर देखिए इसमें एक विधि होती है आगमन विधि। मैं आगमन विधि के बारे में बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक विधि है आगमन विधि। तो देखिए आगमन विधि होता क्या बताता हूँ। देखिए आगमन विधि सबसे पहले आगमन इसका जो खोज किया था वो अरस्तु के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा फ्रेंड्स, अरस्तु के द्वारा दिया गया था। अब देखिए आगमन विधि होता क्या, इसके बारे में नस्ते नाबूद कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आगमन विधि गणित शिक्षा में एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली विधि है। इसे मनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। इस विधि में छात्र उदाहरणों द्वारा इस विधि में छात्र जो था ना वह उदाहरणों द्वारा किसी सामान्य ज्ञान या ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आगमन विधि में उदाहरणों के माध्यम से वह नियम की ओर प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप इसके बारे में। ठीक है, और तो और देखिएगा फ्रेंड्स इसका कुछ 3-4 लक्षण होते हैं, गुण होते हैं। पहला होता है यह, देखिए इसमें पहला जो गुण था वह ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। ये जो था ना वह ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, वह ज्ञात से क्या होती है, अज्ञात की ओर जाती है। फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है। फिर फ्रेंड स्थूल से ये भी लिख सकते, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये जाती है। क्लियर है ना, ये चीज़ आप लोग लिख सकते हैं।
ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य। अब देखिए आगमन विधि के निम्न पदों का प्रयोग अध्यापन करता है। सबसे पहले इसका जो प्रयोग करता है एक अध्यापक पहला करता है उदाहरण प्रस्तुतिकरण का, ठीक है। फिर निरीक्षण का करता है, यानी कि निरीक्षण करेगा आपका, ठीक है। फिर उसमें फ्रेंड्स सत्यापन का कार्य करेगा, क्या करेगा, सत्यापन का। और उसके बीच में करेगा सामान्यीकरण, क्या करेगा, सामान्यीकरण। तो इस प्रकार आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स इसका यूज मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप एग्जांपल लिख सकते हैं। माना कि त्रिभुज है, देखिए मान लो कि त्रिभुज खींचे हैं, एक ये भी त्रिभुज है और एक त्रिभुज है ये। अब तीनों त्रिभुज के बारे में बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स मान लो यहाँ का एंगल मान लो हमारे 60 डिग्री है, यहाँ हमारे 70 डिग्री है, 7 क्षेत्र यहाँ पे मान लो 50 डिग्री है। तो यहाँ भी मान ली फ्रेंड्स मैं 90 मान लिया, यहाँ पे 45, यहाँ 45 मान लिया, और तीनों में 60 मान लिया, ठीक है, 60 60 60। अब आप लोग विश्लेषण करेंगे, एक बच्चा को विश्लेषण करने दिए, तो इसमें अगर सभी को ऐड किया कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। इसमें भी अगर विद्यार्थी ऐड करेंगे तीनों को 180 आ गया। इसमें भी अगर ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 180 डिग्री। यानी फ्रेंड्स उदाहरण से हुआ नियम की ओर जा गया। अब इसमें यह पता चल गया बच्चा को ना कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होगा। यानी कि आप लोग उदाहरण से कहाँ तक आ गए, नियम की ओर आ गए। क्लियर है ना, इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि फ्रेंड्स, अब देखिए एक और बताता हूँ, इसके गुण बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स गुण के बारे में हमेशा याद रखिएगा, गुण काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो गुण देखिए, इस विधि द्वारा बालक स्वयं परिश्रम करके, इस विधि में बालक जो है ना स्वयं परिश्रम करके नवीन ज्ञान को प्राप्त करते हैं। फिर देखिए यह मनोवैज्ञानिक ढंग से प्राप्त किया था, जो हमेशा यानी लंबे समय तक बच्चों के दिमाग में रहते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसे प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होने की का यह रुचिकर हो सकती है, यानी यह इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होती है बच्चों में, ठीक है। और ये आत्मविश्वास देती है, क्या देती है फ्रेंड्स, ये आत्मविश्वास की भावना देती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका दोष क्या है, क्योंकि हर चीज़ में कहीं ना कहीं बुराई भी होता है, तो बुराई यानी दोष। सबसे पहले इसमें समय अधिक लगता है फ्रेंड्स, समय क्या होता है, ये अधिक लगता है ये। और ये छोटे कक्षाओं के लिए नहीं होती है। फिर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि समय तो अधिक लगता है। फिर देखिए अध्यापक इसमें निष्क्रिय हो जाता है। फिर देखिए इसके साथ साथ ये लिख सकते हैं ना, इसमें ज्ञान अर्जन बहुत धीमी गति से होता है, तो ये इसका कमियाँ हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मैं बताया हूँ शिक्षण विधि बारे में। और मैं शिक्षण विधि बताता हूँ, एक होता है फ्रेंड्स निगमन विधि, तो निगमन विधि होती है। एक होता है संश्लेषण विधि, एक होता है विश्लेषण विधि। तो निगमन विधि, संश्लेषण विधि आप लोग एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है विश्लेषण विधि, ठीक है। तो इस प्रकार मैं आप लोगों को बताने का प्रयास किया हूँ। क्लियर है, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में सृजनशीलता को कैसे प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट, डिस्कस द रोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन ऑफ वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ टीचर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिख रहा है, देखिए गणित शिक्षण में आकलन के विविध तरीकों का परीक्षण करने के लिए अधिगमकर्ता को कैसे प्रोत्साहित करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले लोग यहाँ पे जानना चाहिए आकलन होता क्या। देखिए मैं पूरा नस्ते नाबूद कर रहा हूँ इसको। तो देखिए आकलन क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सब क्लियर हो जाएगा आप लोग को। बस ये वीडियो आप लोग एग्जाम देने से पहले आप लोग देख लीजिए, बहुत हेल्प करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले लोग जानना चाहिए आकलन क्या होता है। तो चलिए नस्ते नाबूद कर रहा हूँ मैं इसका। देखिए आकलन, तो फ्रेंड्स देखिए ये आकलन सब्जेक्ट है, ये आकलन बहुत मोटा हो रहा है ये। तो फ्रेंड्स देखिए आकलन के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आकलन, तो देखिए आकलन के बारे में बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आकलन क्या होता है, सूचनाओं को, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया ही, सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया ही आप लोग क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है। ये लिख सकते हैं, सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया आकलन कहलाता है। विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना आकलन कहलाता है। यानी विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग ये भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए आकलन प्रक्रिया में असाइनमेंट परफॉर्मेंस का प्रयोग किया जाता है। आकलन में छात्र के बिना अंक अथवा ग्रेडिंग के फीडबैक दिया था, यानी कि इसमें बिना छात्र के बिना परीक्षा लिए इसमें अंक और फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। ये आप लोग लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। आकलन के बारे में आप लोग पूरा का पूरा लिख सकते हैं। और तो फ्रेंड्स आप लोग इसमें ये भी लिख सकते हैं ना, आकलन क्या है, देखिए आकलन जो है एक संवाद, देखिए मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। आकलन जो होता है ना वह संवादनात्मक, देखिए मैं बता रहा हूँ, एक आकलन जो है ना वह संवादनात्मक एवं रचनात्मक प्रक्रिया होती है, अब यहाँ प्रश्न ये आता है फ्रेंड्स कि ये संवादनात्मक प्रक्रिया क्या होती है। तो संवाद यानी कि देखिए बातचीत जिसमें होती है उसे बोलते हैं संवादनात्मक प्रक्रिया। और रचनात्मक यानी ना क्रियाकलाप, यानी जिसके द्वारा शिक्षक या इस चीज़ को ज्ञात करते उसे बोलते हैं आकलन। अब देखिए आकलन जो होता है ना वह मूल्यांकन के, देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग तीन चीज़ जानिए, मापन, एक होता है मापन, एक होता है आकलन,
देखिए, एक होता है मापन, एक होता है आकलन, एक होता है मूल्यांकन। तीनों के बीच आप लोग डिफरेंस जान लीजिए। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए अभी मौसम है, तो फ्रेंड्स अभी का मौसम मान लीजिए कि हम लोग पता करते हैं, अभी का तापमान है मान लीजिए कि 49 डिग्री सेल्सियस है, तो ये मापन हो गया, ठीक है। अब आकलन करें कैसा है, तो आकलन के बारे में हम लोग पता किए, ये 49 डिग्री है, तो इसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं कैसा भी थोड़ा सा गर्म है, क्या ये गर्म है। अब मूल्यांकन ये पता चलना कि अभी का मौसम क्या होगा, हमेशा गर्मी होता है, इस प्रकार हम लोग आकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो आकलन जो करते हैं फ्रेंड्स, वह मूल्यांकन का एक छोटा सा रूप होता है। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं इसके बारे में पूरा का पूरा। अब देखिए, आकलन में जो होता है ना, वह 3 चीज़ पे ध्यान दिया था। पहला होता है फ्रेंड्स, देखिए ये सेगमेंट 4 लर्न, एक होता है आकलन, अधिगम के लिए आकलन। देखिए मैं बता रहा हूँ, एक होता है फ्रेंड्स अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन, एक होता है अधिगम का आकलन, एक होता है अधिगम से आकलन। देखिए, अधिगम के लिए आकलन अगर बोलेगा, अधिगम के लिए अगर आकलन बोलेगा ना, तो इसमें शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों जब शामिल होते हैं ना, तो वह अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। यानी कि देखिए, अगर परीक्षा अगर आप लोग, यानी कि एक कोर्स के बीच में अगर विद्यार्थी और शिक्षक जितने कार्यशील वर्क करते हैं, उसे बोलते हैं यही